बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गजाला नौरीन और मैं हूँ शाहिद सकलैन। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने देख लिया होगा आज मेरे साथ शाहिद सकलैन साहब मौजूद हैं। इनके यूट्यूब चैनल के हवाले से और उस पर की गई वीडियोस के हवाले से आप यकीनन इनको जानते हैं। इस्लामाबाद के एक रिनोल्ड सहाफ़ी हैं, लेकिन इनका एक तारुफ और भी है जो यकीनन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, और वो ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन 11 सालों से इनको मेरे शोहर होने का एजाज हासिल है। हाँ, शर्फ एजाज हासिल हासिल है। है। बिल्कुल शर्फ हासिल है, एजाज़ एजाज हासिल है। हासिल है। तो आज हम दोनों मेरे चैनल के थ्रू आपके सामने हाजिर हैं, और हमारे आपके सामने आने का एक जो अहम मकसद है वो ये है कि हमने ये तय किया है कि हम आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। डेली बेसिस पर इंशाल्लाह हम एक वीडियो अपलोड किया करेंगे जो कि होगी जो हमारे मुल्क के अहम अंग्रेज़ी अखबारात हैं उनसे मुतल्लिक उन अंग्रेज़ी अखबारात में क्या अहम आर्टिकल्स आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनके क्या अहम जो एडिटोरियल्स हैं, इदारिये हैं, उनसे मुतल्लिक हम आपको आगाह किया करेंगे। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है जैसे आपने बता भी दिया, हमारी कोशिश होगी क्योंकि उर्दू अखबार जो है वो आपकी नज़र से भी गुजरते होंगे और बहुत सारी चीज़ें उनमें आर्टिकल्स वगैरह भी आते हैं। इंग्लिश अखबार का ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश ज़ाहिर है एक तो थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर होता है, लोग पढ़ नहीं सकते, और दूसरा ये है कि अंग्रेज़ी अखबार कम लोगों की नज़र से गुजरते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि अहम इश्यूज़ एडिटोरियल्स जो होते हैं डॉन का, द न्यूज़ का, ट्रिब्यून का, ऐसे अखबारों के, उनके एडिटोरियल्स में जिन अहम इश्यूज़ के ऊपर बात की जाती है वो एक तो आपको बताएंगे, और कोशिश करेंगे कल से मेरे ख्याल से हम ये भी करेंगे कि जो मेन हेडलाइंस होंगी उन अखबारों की, जो लीड स्टोरीज लगी होंगी, वो किस टॉपिक पे है, कौन सा टॉपिक आज अहम था जिसको अखबार ने उस तरह कवर नहीं किया, ये थोड़ी सी गपशप हम आपके साथ किया करेंगे और साथ कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है वो आप तक पहुँचाएँ जनाब। इंशाल्लाह। बिल्कुल, सबसे पहले शाहिद सकलैन साहब से ही दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें बताएं कि आज डॉन ने अपने एडिटोरियल में किस अहम इश्यू को कवर किया है और उसके अहम पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले तो डॉन के मैं आऊँगा, मेरे पास 2 एडिटोरियल्स हैं जिनको मैंने जो है आप लोगों के लिए तैयार किया है। सबसे पहले तो डॉन ने लिखा है ओवरकमिंग मिसट्रस्ट, और ये है पाक यूएस रिलेशंस के हवाले से, और दूसरा जो है वो ट्रिब्यून का है, अपना जो एडिटोरियल है, और वो जो है बिजेंजोज अपहिल टास्क के हवाले से, जो अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो को वज़ीर आला जो मुंतखब हुए और बिला मुकाबला हुए हैं उसके हवाले से उन्होंने बहुत अहम चीज़ें इसमें लिखी हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस कम टाइम में पहले मैं आपको मेरे ख्याल से डॉन का बता देता हूँ, फिर आप अपना बता दीजिएगा, और फिर उसके बाद मैं एंड पे जो है वो ट्रिब्यून का बता दूंगा। डॉन जो है वो लिखता है मुईद यूसुफ के इंटरव्यू को जो है वो बेस बनाता है, और मुईद यूसुफ ने एक वॉइस ऑफ अमेरिका, मुईद यूसुफ को आप जानते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, और उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया है। उसका हवाला देते हुए डॉन लिखता है कि ये जो वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं, जो उनके दरमियान मिसट्रस्ट या बदएतमादी कह सकते हैं उसको, जो उसकी फ़िज़ा थी उसको कम करने के लिए अब पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं और दौरे भी हो रहे हैं। और इसमें वो जो उनकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन का जो माजी करीब में दौरा हुआ है, आपको भी पता होगा, उसका भी जिक्र करते हैं मुईद यूसुफ, और वो बताते हैं कि ये दौरा उन्हीं जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसका हिस्सा है। अब डॉन ये लिखता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो हमारे ऑफिशियल हैं जो मुईद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने ये नहीं कहा दूसरों की तरह जो लोग माजी में कहते हैं कि ऑल इज़ वेल, कि जी हमारे ताल्लुकात तो बेहतर हैं। इस चीज़ का उन्होंने जो है बाकायदा उन्होंने कहा है कि जी वाकई हमारे ताल्लुकात में थोड़ी बहुत ख़राबी हुई है या बदएतमादी की फ़िज़ा है। बहरहाल जैसे इस हवाले से जो है वो कहते हैं कि जी एक मजबूत कोशिश हो रही है इन ताल्लुकात की बहाली के लिए, और वो कहते हैं कि इन ताल्लुकात को बहाल तो किया जा रहा है, लेकिन डॉन ये लिखता है कि शायद ये ताल्लुकात अब उस गर्मजोशी की तरफ ना जा सकें जैसे माजी में होते थे। डॉन लिखता है कि इन चीज़ों की जो है बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि ये इस चीज़ से भी आया है कि बहुत सारे जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं उनके जो रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं उनसे पता चलता है कि ये शायद बदएतमादी की फ़िज़ा उस तरह ना हो सके। वजूहात लिखते हैं, वो बड़ा खुलासा आपको बता देता हूँ। वजूहात में वो लिखते हैं सबसे बड़ी वजह जो अमेरिका ने विड्रॉल किया है, और वो विड्रॉल बड़ा मतलब बड़े अजीब से तरीके से हुआ है, बड़े इससे अमेरिका की बेइज्जती हुई है जिस तरह उन्होंने विड्रॉ किया है। वो कहते हैं कि जी उस विड्रॉल जो है वो सबसे बड़ी वजह है, और
امریکی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان نے جو ٹیک اوور کیا افغانستان کا اس میں پاکستان نے کردار ادا کیا ہے. بد اعتمادی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ لکھا جا سکتا ہے. پھر جو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ لکھتا ہے لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ واشنگٹن ہی تو وہی ہے جس نے لیجیٹیمائز کیا تھا طالبان کو بھی, اور امریکہ ہی تھا جس نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے. مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے پھر ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی امریکہ نے کیا. پاکستان نے اس میں پاکستان نے امریکہ کو نہیں کہا تھا کہ آپ ایگریمنٹ کریں یا, تو پاکستان کا ایک یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. بہرحال الزام تراشی کی ڈان لکھتا ہے کہ یہ جو فضا ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے فائدہ نہیں ہے. پاکستان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے امریکہ کے اس ریجن میں کیا انٹرسٹ ہے, اور امریکہ کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو جغرافک پوزیشن ہے یا پاکستان جس مقام کے اوپر ہے اس ریجن میں, اور پاکستان کے جو مفادات ہیں اس ریجن میں, امریکہ کو بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. ڈان یہ لکھتا ہے کہ پاکستان کو یہ چیز بھی مد نظر رکھنی ہوگی کہ اس نے اپنے جو ٹائز ہے وہ اس نظر سے نہیں رکھنی ہوگی جیسا کہ امریکہ اور چائنا کے آپس کے تعلقات ہیں. امریکہ اور چائنا کے آپس کے تعلقات خراب ہیں اور دن بدن مزید بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں, تو پاکستان کو اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ یہ چیز مد نظر رکھے کہ اس کے اور امریکہ کے اس ریجن میں کیا مفادات ہیں. چائنا کے ساتھ جو اس کے اچھے تعلقات ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے. بہرحال یہ ایک حساس معاملہ ہے ڈان لکھتا ہے, اور اس کے اوپر دونوں ممالک کو خاص کر وزراء اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو انٹرویوز دیتے ہیں ان میں جو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے بڑا دھیان رکھنا ہوگا. تو یہ جو اعتماد کی فضا ہے یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی. آج کا ڈان کا یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ساتھ ہی سعودی عرب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں تھوڑی سی کھچاؤ آ گیا تھا, اور وہ واضح بھی تھا اور آیا بھی تھا. تو اب یہ ہے کہ اب ماضی قریب میں میرے خیال سے 3-4 دن پہلے جب وزیر اعظم صاحب نے جو ماضی قریب میں دورہ کیا تھا اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایگریمنٹ ہوا, اور سعودیہ نے جو ہمیں 3 بلین کا ہمارے کیش کے پیمنٹ کو برابر کرنے کے لیے وہ, اور دوسرا جو ہے 3 بلین کا ڈیفرنٹ پیمنٹ کے اوپر آئل کی بھی جو دینا ہے وہ بھی وعدہ کیا. تو بہرحال یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. تو میرے خیال سے آپ بتا دیں, میں نے زیادہ ٹائم لے لیا. نہیں بالکل, کیونکہ ٹاپک بہت اہم تھا آپ کے پاس. دی نیوز اس وقت میرے سامنے ہے, اور دی نیوز نے جو آج کا ایڈیٹوریل ہے مجھے اس لیے بہت اہم, انٹرسٹنگ اور اچھا لگا کیونکہ یہ ہیومن رائٹس سے متعلق ہے, انسانی کرائسس سے متعلق ہے. پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے. 2 آرٹیکلس کا اشاعہ کیے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ ویری کوئکلی دونوں کا احاطہ کر سکوں. سب سے پہلے جی دی نیوز اپنے ایڈیٹوریل میں لکھتا ہے افغانستان سے متعلق, اور اس کو انہوں نے کہا ہے دا پیپلز پلائٹ, یعنی کہ عوام کی حالت زار جو کہ اس وقت افغانستان میں ہیں. دا نیوز لکھتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل ایجنسیز انکلوڈنگ دا ورلڈ فوڈ پروگرام اینڈ ادر UN operative, the 39 million people of Afghanistan are in danger of food insecurity, with more than half facing the very real prospect of ہنگر اینڈ مزری اہیڈ. افغانستان میں جو اس وقت انسانی حقوق کے حوالے سے صورتحال ہے, اور بالخصوص جو اس وقت وہاں پر موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ایک بڑا فوڈ کرائسس سامنے آ رہا ہے, اور جس حوالے سے کچھ روز قبل ورلڈ فوڈ پروگرام اور جو دیگر اقوام متحدہ کے ادارے ہیں وہ بھی اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے الارمنگ سچویشن جو اس وقت ہے وہ بتا رہے ہیں. اس حوالے سے دی نیوز نے بات کی ہے. دی نیوز کا یہ کہنا ہے اپنے اس آرٹیکل میں کہ اس حوالے سے تو ورلڈ فوڈ پروگرام آگاہ کر چکا ہے کہ 3 کروڑ تقریباً 39 ملین جو کہ 4 کروڑ کے لگ بھگ بنتا ہے لوگوں کو, جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہے. نہ صرف یہ کہ خوراک کی قلت کا سامنا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی بڑی وجہ وہ فنڈز ہیں جو کہ اس وقت جو امریکہ ہے اور جو دیگر بین الاقوامی ادارے ہیں جو کہ پچھلی افغان حکومت کو دیے جا رہے تھے وہ اس وقت ان کو ریلیز نہیں کر رہے. اپنے اس ادارے میں آگے چل کر یہ لکھا ہے دی نیوز نے کہ پاکستان ہیز آسکڈ ویسٹرن لیڈرز ٹو ریکگنائز دا طالبان گورنمنٹ. دا سیم اپیل ہیز کم فرام دی فارمر US اسپیشل انوائے فار افغانستان زلمے خلیل سعد who had negotiated the according which led to the US withdrawal in August immediately followed by the Taliban takeover. انہوں نے کہا کہ پاکستان اس حوالے سے دنیا سے اپیل کر رہا ہے کہ افغانستان کو تسلیم کیا جائے. ایسی ہی اپیل جو ایک جو جن ضلع خلیل زاد تھے جنہوں نے کہ ان تمام بات چیت تھی جو مذاکرات تھے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا, ان کی جانب سے یہ کی گئی تھی. بالکل اس آرٹیکل میں آگے چل کر وہ یہ لکھتے ہیں کہ
He has said that right now Afghanistan needs to be saved from economic collapse. At our meeting in Tehran, Afghanistan's neighbors, including Iran, Pakistan, Tajikistan, and other Central Asian republics joined by China and Russia, have also called for some formula that can prevent the complete collapse of Afghanistan. Russia has indicated it may be willing to offer some help to the Afghan government, while at the same time Russia and regions surrounding it, including Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, and other countries, have conducted military activities close to the Afghan border, indicating a desire to display intolerance to टेररिज्म. उन्होंने कहा है कि अब इसके साथ तेहरान में जो एक मीटिंग हुई थी उसमें जो तमाम अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं रशिया समेत उन्होंने शिरकत की थी. उन्होंने इस हवाले से बातचीत की थी. इस मौके पर रूस की जानिब से ये भी कहा गया था कि वो इमदाद फराहम करने को तैयार है. इसके साथ द न्यूज़ ने इस अहम जो एक अहम और डेवलपमेंट है उसकी जानिब भी तवज्जो दिलाई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस बात से भी आगाह रहना चाहिए कि अफगानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उन्होंने अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर पर जो उनकी मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इजाफा कर दिया है. और इस इजाफे की उन्होंने वजह ये करार दी है कि वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इंटॉलरेंस या अदम बर्दाश्त रखते हैं, और इसके लिए उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर बढ़ा दी हैं. इस आर्टिकल का द न्यूज़ ने जो एंड किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है. उन्होंने ये कहा है कि इवेंचुअली द अफगान पीपल मस्ट बी अलाउड टू चूज़ देयर ऑन गवर्नमेंट एंड डिटरमाइन देयर ऑन फ्यूचर, कि अफगानिस्तान के अवाम को अपनी हुकूमत और अपने मुस्तकबिल के जो एक चूज़ करना है उसका हक होना चाहिए. एक और अहम जो मैं पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम है, वेरी क्विकली वो भी आपको बताती चलूँ. जो अगला आर्टिकल है द न्यूज़ का वो है चाइल्ड मैरिज के हवाले से. ख़बर आप जानते होंगे तकरीबन 2 रोज़ कबल जो हमारी वफाकी शरई अदालत है उन्होंने पाकिस्तान में जो कम उम्री की शादियां हैं उनसे मुतल्लिक एक अहम फ़ैसला सुनाया था. इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो हिस्ट्री है वो भी बताती चलती हूँ कि हमारे यहाँ जी एक कानून है जो कि बचपन की या कम उम्री की शादियों से मुतल्लिक है, जो कि है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मजरिया 1929 के नाम से, जिसमें रियासत की तरफ से लड़कों और लड़कियों की शादी की उम्र तय करने के खिलाफ जो एक शादी की उम्र है वो तय की जाती है. इसके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसका 2 रोज़ कबल वफाकी शरई अदालत ने फैसला सुनाया है. नहायत अहम फैसला है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस्लामी शरीयत में लड़कियों की शादी के लिए उम्र की कम अज़ कम हद मुकर्रर करना गैर शरई नहीं है. द न्यूज़ ये लिखता है कि हेयरिंग अ पिटिशन अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट of 1929, the Federal Sharia Court has turned down a petition making an appeal against the act and terming it un-Islamic. The court has ruled that the education of girls is vital and this is laid down in the Quran. कि इस फैसले में अदालत ने ये कहा है कि कुरान ये कहता है कि लड़कियों की जो तालीम है वो नहायत ज़रूरी है. तालीम का जो हसूल है वो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और इसलिए जब आप बहुत कम उम्री में शादी कर देते हैं एक लड़की की तो न सिर्फ ये कि उसकी सेहत के लिए कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, बल्कि जो ख़वातीन की या जो बच्चियों की तालीम का एक जो सिलसिला है वो भी रुकने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है. काफ़ी बड़ा आर्टिकल है और बहुत अहम है. मैं इसके अहम पॉइंट्स आपके सामने रख देती हूँ. ये कहा गया है इस आर्टिकल में द चाइल्ड मैरिज प्रॉब्लम हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग वन इन आवर सोसाइटी. द FSC यानी कि फेडरल शरिया कोर्ट हैज़ आल्सो नोटेड दैट इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर अ वेरी यंग गर्ल टू बी मैरिड ऑफ बिफोर शी हैज़ रीच्ड मेच्योरिटी एंड दैट दिस इज़ हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द मदर and her child. This too is an important ruling and upholds the view of leading medical experts in the country. We hope that this verdict will help bring focus on education for girls and increase their chance to entering various professions. This is no doubt the need of time. Simply seeing marriage as the destiny of girls is unjust and destroys their individualism and their rights at criticisms at the citizens of the country. तो ये कहते हैं कि ये एक बहुत अहम जो एक बहुत अहम रूलिंग है वो आई है और ज़रूरत इस बात की है कि इसको मुल्क के तमाम इलाकों में फैलाया जाए, तमाम लोगों को ये बताया जाए कि जो
जो पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत है, जो कि शरीयत के मुताबिक कवानीन के हवाले से फ़ैसला करती है, उसने ये कहा है कि कम उम्री में शादी करने का जो हमारा एक कानून है, वो गैर इस्लामी, गैर शरई नहीं है। इस्लाम हर औरत को ये हक देता है कि वो अपने हवाले से जो उसकी जो शादी की जो उम्र है और जो उसकी सेहत के हवाले से है और जो उसकी तालीम के हवाले से जो हकूक़ हैं, उनको मद्देनज़र रख कर इस हवाले से फ़ैसले किए जाएँ। मेरे ख्याल से मैं बस बहुत शॉर्ट वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत शॉर्ट सा बता देता हूँ, और वो है ट्रिब्यून। ट्रिब्यून ने अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, आपको पता है, बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हुए हैं वज़ीर आला। ये उनकी दूसरी वज़ीर आला की वो है मुद्दत है। वो पहले भी वज़ीर आला रह चुके हैं, फिर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली भी रह चुके हैं, और हैरान कुन तौर पर जो है वो बिला मुकाबला भी हुए हैं। और हैरान कुन तौर पर एक चीज़ और भी है इसमें, और वो ये है कि अपोजिशन के मेंबर्स में से भी एक बंदे ने उसको वोट किया है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि जाम कमाल की जो वज़ारत आला से जो उनको घर भेजा गया, उसकी मेन वजह जो थी वो थी जो तरक्याती फंड्स की तकसीम जो है उसके ऊपर मसला था। सेम पार्टी का बंदा फारिग करके दूसरे बंदे को लाया गया है। तो इसके हवाले से जो है ट्रिब्यून लिखता है कि जी अब उम्मीद ये की जा सकती है कि जो बलूचिस्तान में लेग पुलिंग की सियासत है उसका इख्तिताम होगा। और साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि जी उम्मीद ये है कि जो अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो हैं वो अब बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का काम करेंगे, और उनके लिए ये बड़ा अहम टास्क होगा कि वो अपोजिशन और जो हुकूमत है उनके लोगों को साथ लेकर चलें, और जो पुरानी एक जाम कमाल उनके ऊपर जो जाम कमाल साहब के ऊपर जो एक वो था लगाया जाता था इल्ज़ाम, वो उसको जो है मेरे ख्याल से उनके ऊपर अभी इल्ज़ाम नहीं लगेगा। साथ साथ ट्रिब्यून ये लिखता है क्योंकि बलूचिस्तान अहमियत का हामिल है, सीपैक के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो है वो दुनिया की नज़रें हैं बलूचिस्तान के ऊपर। तो बलूचिस्तान के वज़ीर आला के तौर पर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो को फ्रंट फुट पर आकर खुद ये सारे मामलात बड़े खुश असलूबी से निभाने होंगे, ताकि बलूचिस्तान की तरक्की को और खुशहाली को, इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी आपको बता दूँ, वो ये है कि इस इलेक्शन में जमीयत उलमाए फजलुर रहमान, BNP मैंगल, PK मैप और आज़ाद हैसियत से जीते हुए नवाब असलम रईसानी ने जो है इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। इस वजह से ये इंतखाबात जो है वो यकतरफा हो गए थे। ये भी बड़ा अच्छा आर्टिकल, एडिटोरियल सॉरी, और इंशाअल्लाह मज़ीद जो चीज़ें होंगी वो भी किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी बिल्कुल, आज के ये 3 जो बड़े अंग्रेज़ी अखबारात थे, उनके एडिटोरियल्स हमने आपके सामने रखे। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि हमें इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें, खुश रहें, सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि ना सिर्फ ये कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बल्कि अगर आपके हमारे इस जो आज हमने एक वीडियो की है, एक व्लॉग की है, इससे मुतालिक फ़ीडबैक ज़रूर बताएं दीजिएगा। और क्या करें हम। कोई सजेशन देनी हो, कोई सजेशन दे। हम आपकी तनकीद को, हम आपकी सजेशंस को, हम आपके फीडबैक को न सिर्फ ये कि वेलकम करेंगे, बल्कि हम दोनों बहुत बेचैनी से आपके फीडबैक का इंतज़ार भी कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।